स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन TS, जिससे आप जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूँ जुड़े रहेंगे तो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और लग भी रहा होगा। ऐसी बात नहीं है मेरे कहने पे आप मानोगे, आपको दिख भी रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो दोबारा स्वागत करता हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे कंपटीशन टेस्ट, जिसके अंदर हम इंग्लिश की सीरीज को शुरू कर चुके हैं और इंग्लिश की सीरीज को हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में 5 क्लासेस हम देख चुके हैं, हो चुकी है हमारे 5 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन्हें देख के आइए, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। और आई होप, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप मेरे क्लासों का रिवीजन भी लगा रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं लगाएंगे तो आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे, और आपको चीजें याद रखनी है तो आपको रिवीजन तो लगाना पड़ेगा। यानी रिवीजन आपको रेगुलर करना है, आपको उसके अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। मैं अपनी कंटिन्यूटी के साथ वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ और आपको भी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। अब मतलब मैं मेहनत करूँ तो आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी टारगेट सीजीएल 2024 हमारा कवर हो पाएगा। जो टारगेट हमने बनाया है वो हम गेट कर पाएंगे, यानी उस पर पहुंच पाएंगे, यानी उसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब सही होंगे, सब फाइन होंगे, और मैं भी फाइन हूँ। चलिए अपने इस कथा को, या फिर यू कैन से इस सभा को आगे बढ़ाते हैं, और हम इसमें जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश को। क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश को। इंग्लिश के इस सीरीज में हम अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी की बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद हमने अपने नाउन टॉपिक को उठाया, उसे समझा, उसे बेसिक से स्टार्ट करा। अगर आप बिल्कुल अभी आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। और इस अगर आप नए भी हैं तो नाउन को आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। ठीक है, आपको एकदम शुरू से समझना है, तो आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर से इस चीज को देखना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नाउन का हमारा पार्ट 4 होने वाला है। 3 क्लासेस यानी 3 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, और जिसने नहीं देखे कृपया करके देख लें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और दोबारा से स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम नाउन के केसेस को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 केसेस को पढ़ लिया था। चौथा केस आज हमें स्टार्ट करना है, लेकिन हम चौथे केस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमने पहले 3 केसेस पढ़े हैं उनका रिवीजन लगाएंगे, ताकि हम आज की क्लास को पीछे की क्लास से कनेक्ट कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली नाउन की केसेस की मैं बात करूं तो हमने सबसे पहला जो केस पढ़ा था वो था सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी पढ़ के आए। इसका मतलब हमने समझा था कि यहाँ पर ये ऐसा केस है जिसके अंदर नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। दूसरा जो केस पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो ये केस हमें क्या बताता है? ये केस हमें बताता है कि नाउन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मींस नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तीसरा केस, इसका हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा था, और अगर आपको और बढ़िया तरीके से समझना है तो लास्ट वाले लेक्चर को देख लेंगे। और तीसरा केस हम पढ़ के आए थे वोकेटिव केस, जिसे हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमने समझा कि नाउन इज फॉर एड्रेसल पर्पस, यानी नाउन को हम एड्रेसल पर्पस के लिए यूज करते हैं। यानी कोई भी बात लिखी, उसका एड्रेस किसी नाउन, मतलब उसको वो जो पूरी बात कही किसी एक व्यक्ति को की गई होगी, यानी किसी एक नाउन के बारे में होगी। ठीक है, वो था वोकेटिव केस। ठीक है, आज जो स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है फोर्थ, पॉजेसिव केस यानी जेनेटिव केस। पॉजेसिव केस भी कह सकते हैं, जेनेटिव केस। पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस के बारे में समझें तो यहाँ से पॉजेसिव यानी पोजेशन, यानी जिस पर हमारा दावा होता है। ठीक है, जिस पे हमारा दावा होता है। ठीक है, जिस पे हमारा दावा होता है। एक मिनट वेट करेंगे। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे?
हम पजेसिव या जेनेटिव केस को देख रहे थे। तो पोजेशन यानी पजेसिव का हम मतलब निकालें, यानी पोजेशन, पोजेशन यानी जिस पर हमारा दावा होता है, ठीक है। यानी हम बात कहें तो क्या, ये जो बताता है, ये बताता है ऑनरशिप के बारे में। यानी हमें यहाँ पे जो मीनिंग दिखता है वो हमारा होता है ऑनरशिप, नहीं तो हमें दिखता है, ये हमें बताता है रिलेशन के बारे में। क्या बताता है? रिलेशन के बारे में, ठीक है। ऑनरशिप या रिलेशन, यानी पॉजिटिव जेनेटिव केस एक ऐसा केस है जिसमें हमें नाउन एज ऑनरशिप या फिर रिलेशन के बारे में बताता हुआ दिखाई देता है। और जेनेटिव केस का जो लास्ट में हमें साउंड देखने को मिलेगा, यानी इसका जो साउंड आता है, सीधी सी बात अगर हम साउंड की बात करें तो का, की, के, ठीक है। ये हमारे साउंड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे तुम्हारी कार, ठीक है, राहुल की कार, मेरी कार, मेरा घर, राहुल का घर, कुणाल का घर, रोहन का घर, ठीक है, रोहन के टीचर, ये सब चीजें। तो यहाँ पे हमें का साउंड देखने को मिलता है, की, के का भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव केस। इसके अंदर जो हम पहला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लिविंग पोजीशन, ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं लिविंग नाउन। पहले जो इसके अंदर नियम बनता है वो है लिविंग नाउन, देन हम एपोस्ट्रोफी, देन हम पोजेशन का यूज करते हैं। लिविंग नाउन, देन एपोस्ट्रोफी, देन पोजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लिविंग नाउन के साथ पॉजिटिव केस का यूज कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से एपोस्ट्रोफियस और आफ्टर पोजेशन यूज करना है, ये हमें पूरा पूरा तरीके से यही नियम बताता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है लिविंग नाउन प्लस एपोस्ट्रोफियस प्लस पोजीशन, यानी किसी का किसी पे पोजीशन, किसी व्यक्ति का किसी पे पोजीशन बताना है तो वो किस तरीके से बताएगा। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कुणाल्स हाउस एंड रोहन्स टीचर, ठीक है। तो कुणाल एक लिविंग नाउन है, रोहन भी एक लिविंग नाउन है, ठीक है। कुणाल एक लिविंग नाउन है, रोहन भी एक लिविंग नाउन है, और इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफियस लगाया, रोहन के साथ भी हमने एपोस्ट्रोफियस लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुणाल का और रोहन का ये समझ में आया। आगे लिखा है हाउस, इसका आगे लिखा है टीचर, यानी कुणाल का घर, रोहन रोहन के टीचर, ठीक है। रोहन के टीचर यानी रोहन के शिक्षक, और कुणाल का घर। तो ये था लिविंग नाउन, ठीक है। अब तो ये था पूरा पॉजिटिव केस का या जेनेटिव केस का पहला नियम, कि हम लिविंग नाउन के साथ पोजीशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ये हमें पता चल गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, उससे पहले हम एक बात समझते हैं। जैसे हम कोई भी बात करते हैं, मैंने आपसे कोई भी बात कही या हम कोई भी बात करते हैं, तो मैंने जो भी बात कही उस बात को तो कहा, लेकिन उसके विपरीत भी एक मीनिंग निकलता है, ये बात हमें समझनी होगी। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है जब तक मैं इसे एक व्यवहारिक लैंग्वेज में यानी अपने एक सिंपल लैंग्वेज में इसे नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए तैयार हो जाए, अपने हथियार रख दीजिए, यानी अपने पेन कॉपी जो भी नोट कर रहे हैं उनको रख दीजिए, और उसको समझने में जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा ठीक आज बारिश नहीं हो रही है, मैंने कहा आज बारिश नहीं हो रही है। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि आज बारिश नहीं हो रही है, मेरा क्या रीजन था कि मैंने ये स्टेटमेंट अब कही, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आज बारिश नहीं हो रही है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कल बारिश हुई थी। आज बारिश नहीं हो रही है मतलब कल बारिश हुई थी, यानी जो स्टेटमेंट मैंने कही उसके विपरीत भी एक मीनिंग निकला, जो बात मैंने कही उसके विपरीत भी एक मीनिंग निकला। तो ऐसे ही जब हम लिविंग नाउन के साथ पोजेशन को दिखा रहे हैं, क्या हम नॉन लिविंग नाउन के साथ पोजेशन को दिखा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर लिविंग नाउन के साथ आप पोजेशन ऐसे बता रहे हैं तो कृपया करके नॉन लिविंग नाउन के साथ पोजेशन कैसे दिखाएंगे, ये भी तो आप बताएंगे। और आप कहोगे हमने तो लिविंग ही नाउन पढ़ा, ठीक है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज पढ़ रहे हैं तो उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने लिविंग नाउन के साथ पोजीशन को कैसे दिखाते हैं वो पढ़ा, वैसे ही अगली बात हम बात करेंगे नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। अगली बात हम करेंगे नॉन लिविंग नाउन के बारे में। जैसे लिविंग नाउन के बारे में समझा, पैसे उसके साथ पोजीशन कैसे बताएंगे, ऐसे ही नॉन लिविंग नाउन के साथ पोजीशन कैसे बताएंगे ये समझेंगे। देखिए,
सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले पोजेशन बताना है, जिस पे हमारा पोजेशन है उसे लिखना है, देन हमें ऑफ लगाना है, देन हमें नॉन लिविंग नाउन को बताना है, ठीक है, पोजेशन ऑफ नाउन, नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। मैं इसको अलग 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 कर देता हूँ, वेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजेशन बताएंगे, देन ऑफ, देन नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। ये हमारा एक सीक्वेंस या फिर एक नियम कह सकते हैं, ऐसे हमें बनाना है। जैसे मैं कहूँ कार्स टायर्स, ठीक है, कार्स टायर, कार एक अपने आप में नॉन लिविंग नाउन है और उसका टायर पे पोजेशन है। ऐसे ही फैन ब्लेड, यानी फैन एक नॉन लिविंग नाउन है और ब्लेड पर उसका पोजेशन है। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो ये जो है ये आपके गलत है, ठीक है, ये आपके गलत है। इनको सही कैसे किया जा सकता है? ठीक है, ये एरर्स आपसे पूछी जाती हैं, ये एरर्स आपसे पूछी जाती हैं। पोजेशन ऑफ नॉन लिविंग नाउन, जैसे हम सबसे पहले पोजेशन बताएंगे, देन ऑफ लगाएंगे, नॉन लिविंग नाउन बनाएंगे। जैसे हमारा टायर्स, ठीक है, ये टायर है, क्या है, पोजेशन है, इसका पोजेशन फेंस ब्लेड का ब्लेड पोजेशन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टायर, ठीक है, टायर्स, ठीक है, टायर्स, टायर्स लिख लिया। ऐसे ही यहां पर हम लिखेंगे ब्लेड, यहां पे लिखेंगे ब्लेड, क्योंकि पोजेशन पहले लिखना है, ठीक है। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, इसे अलग कलर से दिखाया था, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें क्या यूज करना है, नेक्स्ट हमें यूज करना है ऑफ, इसके हिसाब से, नियम के हिसाब से ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है कार्स, ये रहा हमारा कार्स, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस, फैन उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है कार, यहाँ पे यूज करेंगे फैन, ठीक है। अब हमारा बना ये सही, जो हमारा ये कार्स टायर, ये ठीक गलत था, जो ठीक कर दिया, टायर्स ऑफ फायर, ब्लेड ऑफ फैंस, ठीक है। यहाँ पे हम एस लगा देंगे, ब्लेड ऑफ फैंस, ठीक है, ब्लेड ऑफ, सॉरी फैन गलत हो जाएगा, फैन, ठीक है, ब्लेड ऑफ फैन और टायर्स ऑफ कार, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो हमने ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लगाया था, इसकी जगह हम लिया है ऑफ को, यानी एपोस्ट्रोफी की जगह ले ली, या प्लेस ले लिया किसने, ऑफ ने। तो जब भी नॉन लिविंग नाउन के बारे में हमसे पोजीशन बनाने, नॉन लिविंग नाउन पर किसी का पोजीशन है, तो किस तरीके से उसे उस पर पोजीशन दिखाते हैं, यानी कैसे पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन के बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है 24/7 आवर, 24 आवर/7, ठीक है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर वो डाउट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपकी समस्या का समाधान नहीं निकाल रहा है, तो आप अपने आप से वादा करिए, आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि अगर डाउट मन में रहा तो ना आप वो चीजें समझ पाएंगे और ना ही आगे की चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सोनिफिकेशन, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन हमारा होता है मानवी मानवीकरण, क्या लिखा मैंने, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में कैसे आ जाएगा, जब हम बताएंगे दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। देखो पर्सोनिफिकेशन यानी इसे हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, यानी किसी को पर्सन की तरह दिखाना, यानी कोई भी नॉन लिविंग है,
नॉन लिविंग है, उसको लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो नॉन लिविंग को लिविंग दिखाना पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन हम नॉन लिविंग को लिविंग कैसे दिखा सकते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग कैसे दिखा सकते हैं, इस बात को हम यहां समझेंगे, इसी लेक्चर में समझेंगे। तो देखिए, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स या तो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, लिविंग थिंग्स होती हैं। तो देखिए, नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग या तो मस्कुलिन या फेमिनाइन, मस्कुलिन या फेमिनाइन। यानी अगर हम नॉन लिविंग को एज अ मेल कहें कि जैसे नॉन लिविंग में आपको कुछ चीजें दे दूं, उसमें से कहूं छाटिए कि कौन सा मस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा, ठीक है, पुरुषवाचक, सॉरी, कौन सा पुरुष है, कौन सा महिला है। ठीक है, मैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पूछ रहा हूँ, जो अजीब है, जो निर्जीव है, उनमें आप मुझे कैसे बताएंगे कि वो मेल है फीमेल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आज आप मेरे सामने बैठे हुए होंगे, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेक्चर को देख रहे होंगे, या तो आप अपने बेड पे बैठे होंगे, आपके हाथ में पेन होगा, आप टेबल पे भी बैठ सकते हैं, आप अपने इस लेक्चर को लैपटॉप पे भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, मैं आपसे कहूं कि जिस जिस भी चीज का आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपके पास है, जैसे टेबल की मान लेते हैं, हम टेबल को ले लेते हैं, टेबल का मुझे जेंडर बताइए, व्हाट इज द जेंडर ऑफ योर टेबल। तो आप कहोगे टेबल, टेबल का जेंडर हम कैसे बता सकते हैं, टेबल का भी जेंडर बताया जा सकता है। ठीक है, टेबल का भी जेंडर बताया जा सकता है। कैसे, टेबल मेल है फीमेल है कैसे बताएंगे, समझेंगे, लेकिन अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को मस्कुलिन बता रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं, मस्कुलिन होने के, यानी उसका मस्कुलिन होने के क्या क्या चांसेस हैं, उसका एक तो रूड बिहेवियर होना चाहिए, नन स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए, ब्रेवरी एंड कोल्ड यानी साहस, और कोल्ड यानी ठंड, ठंड से लड़ने की ताकत, यानी ठंडा एकदम, जो ठोस होता है सॉलिड, बर्फ हमारी क्या होती है, एकदम सॉलिड होती है, वही कोल्ड। ठीक है, तो मस्कुलिन हमारा एक तो रूड, आपने देखा हो मेल को ही देख लो, मेल का बिहेवियर कैसा होता है, ज्यादातर रूड देखने को मिलता है, उसकी आवाज आपको रूड लगती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत पावरफुल काम कर सकता है। ठीक है, ब्रेवरी यानी उसके अंदर साहस होता है, जैसे कहीं भी लड़ाई दंगे, जैसे पुलिस फोर्स बुलाई जाती है, तो वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा जो पुलिस फोर्स दिखेगी वो मेल की दिखेगी, यानी मस्कुलिन जेंडर की दिखेगी, और ठंड भी सबसे ज्यादा सहने का काम करता है, वो मस्कुलिन करता है। ठीक है, तो ये सारे, जिसके अंदर ये सारी एबिलिटी होंगी, वो हमारा मस्कुलिन जेंडर होगा, वो नॉन लिविंग थिंग हमारा मस्कुलिन जेंडर होगा। लिविंग तो हो गई, लेकिन मस्कुलिन भी, सॉरी, नॉन लिविंग भी मस्कुलिन जेंडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फेमिनाइन यानी फीमेल। अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को फीमेल बताएं तो कैसे बता सकते हैं, इसकी ब्यूटी देखकर, उसकी ब्यूटी देखकर, उसके अंदर अट्रैक्शन, यानी देखो अट्रैक्शन, इमोशन एंड रिप्रोडक्शन, इमोशन एंड रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा, महिला की सुंदरता, महिला की होती है सुंदरता, सुंदर आप महिला को ही कहते हैं। ठीक है, महिला ज्यादातर सुंदर होती है, ठीक है, उनके आवाज से, उनके ठीक है फेस से, ठीक है, उनके उस पहनावे से, ये सब चीजें वो सुंदर होती है। ठीक है, अट्रैक्शन, देखा होगा ज्यादातर जो फीमेल होती है वो अट्रैक्टिव होती है, अपने आप को अपने दूसरे को अपने पास अट्रैक्ट करने की उनके अंदर पावर होती है। ठीक है, अट्रैक्शन, देखा होगा मेल हमेशा फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है, ये एक फेमिनाइन जेंडर का एक एबिलिटी है। ठीक है, इमोशन, सबसे ज्यादा इमोशन लड़कियों में देखने को मिलेगा, लड़का इतना इमोशन वाला नहीं होता, लड़की के अंदर कोई इमोशन ही नहीं होते, अगर जहां रोना है वहां रोता नहीं है, जहां हंसना है वहां हंसता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, फीमेल की, तो उसके अंदर इमोशन होते हैं, वो दुख के समय दुख हो सकती है, और खुशी के समय खुश हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की पावर एक ऐसी पावर है जो कि सिर्फ फेमिनाइन के पास होती है, यानी जो कि सिर्फ फीमेल जेंडर के पास होती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, और इन्हीं एबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एबिलिटी, वी कैन फाइंड मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अंडरस्टैंड, चलिए अब यहां तक आप बात समझ चुके होंगे। इसके इसके आधार पर, यानी इसी जो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज सिखाई है,
जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारे दिमाग में फिट नहीं होगी, जब तक हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार होंगे, तो रेडी हो जाइए। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको इनका जेंडर बताना है। मून, सन, स्प्रिंग, विंटर, समर, मूनलाइट, डेथ, रिवर, माउंटेन, स्टॉर्म, ब्रीज, लाइफ। ये सब क्या है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपके क्वेश्चन ऐसे, यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको बताना है, या कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि आपको बताना है कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, यानी कौन सा मस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, तो बताने के लिए तैयार हैं? ठीक है, बताने के लिए आप तैयार होंगे? ठीक है, तो चलिए देखिए। मून, एक एक को समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि अपने कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है, हमें सब चीज समझते हुए कोर्स को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए। मून, मून यानी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा चमकता है। ठीक है, हम मून की तुलना, यानी किसी भी फीमेल की तुलना उसके मून से करते हैं। कहते हैं ना, चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, किसी लड़की को हम कहते हैं तुम्हारा जो चेहरा है एकदम चांद सा रोशन है, यानी चांद जैसे लग रही हो, यानी एज अ मून यू आर लुकिंग। ठीक है, यानी हम उसे, जैसे मून चमकता है ऐसे उसका चेहरा चमक रहा है, यानी जो मून है अट्रैक्टिव है। उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी जो कि हम दूसरे की तुलना उस मून से करते हैं। तो यानी ये जो मून होगा, ये जो मून होगा कैसा होगा? फीमेल, यानी फेमिनाइन। कैसा होगा? फेमिनाइन। ठीक है, फेमिनिन जेंडर। मून का जेंडर कैसा है? फेमिनाइन। हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम फिर भी पता लगा रहे हैं। रीजन है, यही है, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाना, यानी पर्सोनिफिकेशन, यानी किसी भी शब्द का, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का मानवीकरण करना। क्या होता है? मानवीकरण करना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, सन। सन एकदम जलता है। ठीक है, सूर्य, सूर्य एकदम लाल उबलता हुआ दिखता है। उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, वो दूसरे को जला सकता है। और ये सिर्फ एबिलिटी, ये सारी जो उसके बिहेवियर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक मस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारा जो सन है वो एक मस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, जो हमारा सन है वो मस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, जो सन है मस्कुलिन जेंडर है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, वेट करेंगे। ये हमारा फेमिनाइन है, ये हमारा मस्कुलिन है। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रिंग। स्प्रिंग एक मौसम है। ठीक है, एक वेदर है, जो कि एक ऐसा वेदर सबको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? आकर्षण करता, आकर्षक होता है कि ऐसा वेदर है, ऐसा मौसम है जो सबको पसंद है। पतझड़ का मौसम, जब पत्ते झड़ते हैं, मंद मंद हवा चलती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मौसम है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनको आकर्षक करता है कि मैं इतना सुहावना मौसम हूँ, मुझे जियो। ठीक है, मुझे इस तरीके से यूज करो, अपने लाइफ को भी बेहतर, अपने अंदर खुशी लाओ। ठीक है, दुख को छोड़ दो, खुशी लाओ। ठीक है, खुश रहो, इस तरीके से। तो ये एक ऐसा मौसम जो कि एक अट्रैक्टिव है, जो कि इसके अंदर जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सारे के सारे फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारा कैसा जेंडर हुआ? ये हमारा कैसा जेंडर हुआ? फेमिनाइन। ठीक है, नेक्स्ट है विंटर। विंटर यानी कोल्ड, विंटर यानी कोल्ड। ठीक है, विंटर यानी कोल्ड। और कोल्ड अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कोल्ड किसका बिहेवियर है? मस्कुलिन का। ठीक है, किसका? मस्कुलिन का। किसका है? मस्कुलिन का। ठीक है, नेक्स्ट, समर। नेक्स्ट बात करते हैं समर। तो मून हो गया, सन हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया। अब बात करते हैं समर की। तो समर की बात करें, समर एकदम पसीना पसीना कर देता है पूरे शरीर को। ठीक है, पसीना पसीना कर देता है, पंखा चलाना पड़ता है, हमें बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, हमें बहुत गर्मी के मारे गुस्सा भी आता है। तो ये सारे बिहेवियर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इस समर का जेंडर कैसा हो गया?
मस्कुलिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट मूनलाइट, मूनलाइट, मूनलाइट यानी चांद के रोशनी में, चांद की रोशनी में, मून अभी हम पीछे पड़ के आए, कैसा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर, तो उससे संबंधित चीजें कैसी होंगी, फेमिनाइन होंगी, तो ये भी कैसा जेंडर हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ, डेथ क्या अच्छी होती है, जो हमारी डेथ होती है वो अच्छी होती है, जी नहीं, डेथ एकदम र्यूड होती है। ठीक है, ठीक है, डेथ रिप्रेजेंट करती है एकदम, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आप उसकी बॉडी को देखना, एकदम सॉफ्ट नहीं रहती, एकदम हार्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे बहुत स्ट्रेंथ हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, मस्कुलिन जेंडर को। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट है रिवर, नेक्स्ट है रिवर, रिवर एकदम चलती जाती है, कितनी सुंदर लगती है, जब ऊपर से गिरती है तो भी अच्छी लगती है, जब बहती है तो भी अच्छी लगती है, यानी अच्छा लगना, उसका बहना, मंद गति से बहना, उसकी आवाज लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, और जब लोगों को अंदर अट्रैक्शन होती है तो कैसा जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। कैसा जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन, नेक्स्ट है माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़, पहाड़ को आपने देखा होगा, एक जगह बन गया, खड़ा है तो खड़ा रहेगा, किसी के मजाल नहीं उसे हटा दे, किसी की मजाल नहीं। ठीक है, उसको हटाना इतना मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल। अगर मैं आपसे ही कहूं, मान के चलो आपसे ही कहूं कि माउंटेन को इधर से उठाकर, यानी इसको, इसका स्थानांतरण कर दो, यानी इस माउंटेन को उठाकर साइड में रख दो, तो आप कर दोगे, आप कहोगे बहुत भारी है, हमसे कहां उठ जाएगा। किसी स्टोन को देख लो, कोई बहुत बड़ा पत्थर को देख लो, जब वो पत्थर ही उठाने की बात होती है तो उसमें ही 4-5 लोग करके लोग मिलके उठाते हैं। तो यानी माउंटेन की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी एबिलिटी है, जो कि उसे एक जगह खड़े रखती है। तो माउंटेन कैसा जेंडर हुआ, मस्कुलिन जेंडर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉर्म यानी तूफान, तूफान भी तो एक मस्कुलिन जेंडर, क्योंकि उसके अंदर अपनी एबिलिटी है, वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता है। ठीक है, वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता है। ठीक है, तो ये भी कैसा हुआ, इसका जेंडर कैसा हुआ, मस्कुलिन। ब्रीज, ब्रीज का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है, देखिए ब्रीज का मतलब होता है मंद गति से हवा का चलना। ठीक है, एकदम हवा चलती एकदम मंद गति से, सुहावनी हवा चलती एकदम बढ़िया, जैसे कहीं उस हवा में खड़े हो जाओ ना, अलग ही सुकून मिलता है। ठीक है, तो यानी वो जो ब्रीज है, मंद गति से हवा चलती है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, अच्छी होती है, सुहावनी होती है, वहां पर उस हवा में खड़े होने का आनंद ही आनंद है, परमानंद है। तो ये हमारा कैसा है, इसका जेंडर कैसा होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट वर्ड बचा है, जिसे कहते हैं लाइफ, जिंदगी। जिंदगी अच्छी होनी बाबूशाह, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए बाबूशाह, बड़ी होनी चाहिए। कहते ना, आपने इस तरीके का डायलॉग सुना होगा, आनंद मूवी का है। तो जिंदगी को उन्होंने एक ऐसे तरीके से देखा, या लाइफ एक ऐसी होती, ऐसी चीज है जो अट्रैक्टिव बननी चाहिए, यानी लाइफ अच्छी होती है। ठीक है, लाइफ में दुख दर्द सब आता है। ठीक है, लाइफ में दुख दर्द सब आता है। तो आप समझ रहे होंगे लाइफ कैसा जेंडर होगा, लाइफ हमारा फेमिनाइन जेंडर होगा। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर होगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा, क्योंकि मैं आपको हर एक वर्ड को समझा रहा हूं। ठीक है, हर एक वर्ड को समझा रहा हूं, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन को ही। ये हमने देखा सबसे पहले, पर्सोनिफिकेशन को हमने देखा इस तरीके से कि हम उसे मेल फीमेल में कैसे बांट सकते हैं, इसका जेंडर कैसे बता सकते हैं। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम पर्सोनिफिकेशन का बेस को नहीं समझेंगे, उसको समझेंगे नहीं है क्या, तो हम आगे की चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने पर्सोनिफिकेशन पे इसलिए ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि अगर आपने पर्सोनिफिकेशन समझ लिया तो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं इस पर्सोनिफिकेशन की, इस पर्सोनिफिकेशन
फिकेशन की यानी मानवीकरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को समझते समझते इसके नियम को समझ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है चाइनाज कल्चर, मैंने यहाँ लिखा है चाइनाज कल्चर। ठीक है, चाइनाज कल्चर, कल्चर किसका होता है यानी संस्कृति किसकी होती है? किसी नॉन लिविंग थिंग की होती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो कल्चर किसका होगा, संस्कृति किसकी होगी? लिविंग थिंग्स की यानी लोगों की। आप जिस एरिया में रह रहे हैं आपका वहां का कुछ अलग कल्चर होगा, जहां मैं रह रहा हूं वहां का अलग कल्चर है। प्राचीन काल में हमारे भारत का कल्चर अलग था, लेकिन मध्यकाल भारत में हमारे भारत का कल्चर अलग था, और आधुनिक भारत में आते आते हमारा कल्चर ही बदल गया। हम हमारा होना चाहिए था आधुनिकीकरण, लेकिन हमारा होता जा रहा है पश्चिमीकरण। ठीक है, यानी हम वेस्टर्न चीजों को ज्यादा अपना रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर एक नॉन लिविंग नहीं है, एक लिविंग है। ठीक है, तो चाइना एक नॉन लिविंग है। ठीक है, चाइना नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन जो कल्चर एक लिविंग नाउन है। ठीक है, तो यानी चाइनाज कल्चर, चाइना का कल्चर यानी चाइना के लोगों का कल्चर की बात हो रही है, तो इसलिए ये सही होगा। ठीक है, यानी नॉन लिविंग नाउन और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस देन लिविंग पोजेशन को हम बता सकते हैं एज अ पर्सोनिफिकेशन, एज अ पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं चाइनाज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या नॉन लिविंग थिंग्स है? कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। प्रोडक्ट जो भी होता है, वस्तु जो भी होती है वो नॉन लिविंग होती है, कहोगे हाँ। मैं भी कह रहा हूं हाँ, लेकिन जब तक मानव यानी लिविंग थिंग या लिविंग पर्सन या लिविंग गुड्स या लिविंग लिविंग थिंग जब उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, यानी ये प्रोडक्ट जो बनाया गया है किसी एक लिविंग के द्वारा बनाया गया है, किसी पर्सन के द्वारा बनाया गया है, जब तक पर्सन इस प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा, क्या जब तक या उससे पहले आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया जाएगा, देन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी क्या है, एक लिविंग पोजेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और नॉन लिविंग नाउन हमारा चाइना से आ गया, तो ये अपने आप में राइट हो गया। ठीक है, चाइनाज प्रोडक्ट, तो नॉन लिविंग नाउन देन एपोस्ट्रोफी एस देन लिविंग पोजेशन हम बता सकते हैं एज अ पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। लेकिन नेक्स्ट जो एग्जांपल है मैंने लिखा है चाइनाज लैंड। ठीक है, चाइनाज लैंड यानी चाइना की भूमि, चाइना की जमीन। ठीक है, चाइना की जमीन। क्या जमीन किसी इंसान द्वारा बनाई गई है? ये बताओ, क्या आज तक किसी इंसान ने जमीन बनाई है? आई होप, यानी मैं उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा कि नहीं बनाई होगी। ठीक है, क्योंकि भूमि किसी के द्वारा नहीं बनाई गई, भूमि प्रकृति द्वारा हमें दी गई है। भूमि एक ऐसा उपहार है, एक ऐसा गिफ्ट है जो कि भगवान ने मान लो या किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, तो उसने हमें दी है, उस धर्म के देवी देवताओं ने हमें दी है। ठीक है, उस धर्म के प्रमुख ने हमें दी है, ऐसे मान के चलते हो। यानी लैंड किसी भी इंसान ने नहीं बनाई, भगवान के द्वारा निर्मित है, यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा हमें दी गई है। तो लैंड एक लिविंग पोजेशन नहीं है, नॉन लिविंग पोजेशन है, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाता है चाइनाज लैंड। इसे हमें कैसे बनाना होगा? इसे हम बनाएंगे लैंड ऑफ चाइना। क्या बनाएंगे? लैंड ऑफ चाइना। तो ये हमारा कौन सा नियम लगा? ये पॉजिटिव या नेगेटिव केस का नॉन लिविंग नाउन वाला केस यहाँ पर लगा। ठीक है, लेकिन आगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शंस। यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हमें कहीं प्लेस दिखता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, टाइम दिखता है तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, हेवनली बॉडी यानी जो स्वर्ग से संबंधित चीजें होती हैं, यानी आसमान यानी अंतरिक्ष यानी यूनिवर्स, तो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी मुहावरे, मुहावरे की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुहावरे, तो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई है, हर बार कहता हूं कि हमने नियम पढ़ लेते हैं, हम ग्रामर को पढ़ लेते हैं, हम ग्रामर को भी पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, तो लेकिन क्या हमारा इंग्लिश में स्कोर बढ़ता है? नहीं बढ़ पाता। रीजन,
क्योंकि हमने ग्रामर को पढ़ा, उसे अप्लाई नहीं करा, ठीक है। यानी अभी हमने पढ़ा, अभी इसे अप्लाई नहीं करा, यानी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में नहीं बैठी ये चीज। अगर हमें इसे फिट करना है अपने दिमाग में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दे रहा हूं। कैसे? इससे रिलेटेड सवाल लगाकर, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल लगाकर, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल लगाकर, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है इंडियाज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी होती है? पॉपुलेशन किसकी होती है? लिविंग की होती है। तो इंडियाज पॉपुलेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। दिल्ली पोल्यूशन, पोल्यूशन कौन फैलाता है? लिविंग पोल्यूशन फैलाता है। तो दिल्ली पोल्यूशन एकदम राइट है। नेक्स्ट है जयपुर लेक। लेक, एक मिनट रोकेंगे, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड करना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने लिखा है जयपुर लेक, क्या ठीक है? लेक प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, लेक प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, हमने नहीं बनाई, ठीक है। तो इसका जो हमें बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा लेक ऑफ जयपुर। क्या बनाना पड़ेगा? लेक ऑफ जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं सन्स प्रेजेंस। अभी हम पढ़ के आए थे सन, हम इसे लिविंग की तरह दिखा सकते हैं। और सन की प्रेजेंस होना, प्रेजेंस किसी भी लिविंग की ही हो सकती है, यानी एग्जिस्टेंस। प्रेजेंस यानी जो उपस्थित होता है, सन की उपस्थिति, वो लिविंग की उपस्थिति होती है। उपस्थिति हमेशा लिविंग की ही हो सकती है। जैसे आज मैं आपसे कहूं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप हो जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एक पत्थर को दूसरी जगह पहुंचना है, तो क्या अकेले अपने आप पहुंच जाएगा? जब तक उसके पास उससे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक नहीं पहुंच सकता। तो प्रेजेंस यानी एक लिविंग को बता रहा है। तो सन प्रेजेंस इज राइट, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सही हो गया। नेक्स्ट है वन डेज लीव। मैं लिखा है वन डेज लीव। अच्छा ये बताओ लीव कौन लेता है, छुट्टी कौन लेता है? क्या छुट्टी कभी नॉन लिविंग लेता है? कभी आपने अपने टेबल को छुट्टी दी है? कभी आपने अपने पेन को छुट्टी दी है? नहीं मांगी उसने, तो तुमने नहीं दी, तो छुट्टी कौन मांगता है? जब आप स्कूल में थे आप लीव देते थे, आप छुट्टी मांगते थे, यानी आप लिविंग थे, और लिविंग छुट्टी मांगता है, यानी छुट्टी किसे दी जाती है? लिविंग को दी जाती है। यानी लिविंग, लीव जो है एक लिविंग पोजेशन है, ठीक है, लिविंग नाउन है, ठीक है, सॉरी लिविंग पोजेशन है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं हम इसके साथ। द मंथ हॉलीडेज, हॉलीडेज यानी छुट्टी, छुट्टी किसे मिलती है? अभी पढ़ के आए हैं लिविंग को, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है मून्स ग्लो, मून का ग्लो, मून अभी हम पढ़ के आए यार, बिल्कुल जस्ट अभी इसी लेक्चर में हमने पढ़ा है मून इज अ सॉरी फेमिनिन जेंडर। जब इसे ऐसे हमने पर्सोनिफिकेशन के हिसाब से, यानी एज अ पर्सोनिफिकेशन हम इसे मस्कुलिन बना चुके हैं, इसे लिविंग बना चुके हैं, तो इसके साथ कुछ भी लगा लो तो हमारा ये पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से सेकंड वाला, इससे अगला भी सही रहेगा। नेक्स्ट है द कोर्ट्स ऑर्डर। ऑर्डर कौन देगा? द कोर्ट प्लेस है, तो प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया। ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर कौन देता है? इंसान ही देगा, एक लिविंग ही देगा, तो ये अपने आप में ठीक है। कोर्ट पेंट, ठीक है, द कोर्ट पेंट, कोर्ट एपोस्ट्रोफी एस सही है। पेंट, PAINT, पेंट, पेंट यानी किसी को पेंट, किसी चीज को पेंट करना। तो पेंट कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा, लिविंग करेगा। तो ये लिविंग भी अपने अपने हिसाब से ये पूरा पूरा ठीक हो गया। एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ एक ईडियम है, फ्रेजेस है, ईडियम फ्रेज, ठीक है, ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और लेंथ एक किसी हाइट, लंबाई, लेंथ किसकी होती है? एक लिविंग की तो होती है, ठीक है, लिविंग की तो होती है। अब कहोगे पेड़ की भी होती है, पेड़ भी तो लिविंग है, पेड़ भी लिविंग है, ठीक है। तो ये अपने आप में ठीक है। तो हमने जो पीछे पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लिए। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी, ठीक है, आपको समझ में आई होगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में आगे। देखिए अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साउंड पे। किस पे बात करेंगे? साउंड पे, ठीक है। तो साउंड से की बात करते हैं, देखो नाउन है, नाउन हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें से हम अगर हमें नाउन में एस साउंड नहीं मिलती, अगर हमें किसी भी नाउन में
एस साउंड देखने को नहीं मिलती, जैसे करण साउंड नहीं है इसकी, मैन साउंड नहीं है इसकी, चिल्ड्रन साउंड नहीं है इसकी, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें साउंड देखने को नहीं मिलती, ठीक है, नहीं मिलती, या फिर इसे इसे रेड से काट देता हूं। ठीक है, तो हम आगे जो बताते हैं वो एपोस्ट्रोफी एस, आगे हम पोजीशन बता देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस देन आगे हम पोजीशन बता देंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है मैंने करंस कार, करंस कार यानी करण की कार, मेंस वियर, चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है, चिल्ड्रंस पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि एस साउंड वहां नहीं होनी चाहिए। अगर एस साउंड है तो हम याला नियम यानी साउंड से रिलेटेड यहाँ नियम ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर साउंड नहीं आता तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के आगे पोजीशन बता देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके विपरीत भी एक मीनिंग निकलता है। ये बात अभी इसी लेक्चर में बताई है। ठीक है, इतनी जल्दी आप नहीं भूल सकते, आपको भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि एस साउंड नहीं आता तो हम एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन रख के यानी लगा के इसको क्लियर यानी सही कर सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एस साउंड आए, एस साउंड आए तो देखिए नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हमें ऐसा साउंड देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा साउंड देखने को मिलता है, एस साउंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हम तब भी एपोस्ट्रोफी एस देन पोजीशन बताएंगे? तो जी नहीं, हम पोजीशन तो बताएंगे लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं, खाली एपोस्ट्रोफी, खाली एपोस्ट्रोफी एस, खाली एपोस्ट्रोफी लगा के हम इसको सही कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा है पारस कार, पारस कार यानी एक तो पारस में पहले ही एस का साउंड है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के और एस का साउंड लगा दिया, तो क्या बन गया? इस तरह का साउंड। किस तरह का साउंड? सांप की तरह, सांप की तरह साउंड बन गया, इस तरीके का। ठीक है, तो जो ये इसमें दो एपोस्ट्रोफी एस है, जो इसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस है, ये क्या कर रहा है? ये हिसिंग साउंड बना रहा है, ये हिसिंग साउंड दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? हिसिंग साउंड। ठीक है, तो हिसिंग साउंड होने की वजह से, हिसिंग साउंड होने की वजह से, हिसिंग साउंड होने की वजह से हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, खाली एपोस्ट्रोफी एस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? इस पूरे का आपको क्या बनता मिलेगा? PARAS, पारस एपोस्ट्रोफी कार, ये सिंपल हो जाएगा, पारस एपोस्ट्रोफी कार। ठीक है, पारस एपोस्ट्रोफी कार। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यानी 3 मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है। गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी सॉरी गर्ल एपोस्ट्रोफी एस कॉमन रूम, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी कॉमन रूम, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस कॉमन रूम यानी गर्ल्स कॉमन रूम। ये मैंने आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, बताइए। तो बताइए, मैं इसके लिए आप इसको आपके लिए छोड़ूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो आई होप आप एक बार इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने डालूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे अभी समझाना है तो मुझे ये क्वेश्चंस कराना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो देखिए मैंने लिखा है गर्ल एपोस्ट्रोफी एस कॉमन रूम। जो कॉमन रूम है वो किसी एक लड़की का होगा क्या? किसी एक लड़की का होगा? किसी एक लड़की का नहीं होगा। तो यहाँ पे गर्ल एक सिंगुलर है, गर्ल यहाँ पे सिंगुलर, उसके एपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पे कॉमन रूम लगा के हम उसे नहीं बता सकते गर्ल, एक गर्ल का कभी कॉमन रूम होता है। ठीक है, गर्ल का कॉमन रूम नहीं होता, क्योंकि कॉमन रूम में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, जैसे 4 लड़कियों का कॉमन रूम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स एपोस्ट्रोफी कॉमन रूम, यानी गर्ल्स यानी बहुत सारी, सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो गर्ल्स प्लूरल है यानी प्लूरल है, यानी बहुत सारी लड़कियों का कॉमन रूम हो सकता है। कहोगे हाँ हो सकता है, कहोगे हाँ हो सकता है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है
गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस को यानी यहाँ पर आपने देखा होगा ये हमारा मिला हिसिंग साउंड, मिला नहीं मिला? ये एपोस्ट्रोफी एस, एस और एपोस्ट्रोफी एस मिलके क्या बना रहे हैं? ये भी तो हमारा हिसिंग साउंड दे रहा है, हिसिंग साउंड दे रहा है, तो यानी ये भी तो गलत हो गया, ये भी गलत हुआ नहीं होगा? तो बताओ यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है, क्लियर है तो कमेंट में यस लिखेंगे, मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? अभी मैं नहीं देख पाऊंगा तो बाद में देख लूंगा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, द डैश हेलमेट लेज ऑन द डेस्क। इसके ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ एक सवाल है जो कि मैंने आपके सामने रखा है। द डैश हेलमेट ले ऑन द डेस्क, ऑफिसर एपोस्ट्रोफी एस, ऑफिसर्स एपोस्ट्रोफी, ऑफिसर्स एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफिसर। तो बताइए कौन सा गलत होगा? गलत होगा, कौन सा सही होगा? सॉरी, विच ऑप्शन इज राइट, प्लीज टेल मी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, देंगे नहीं देंगे? ठीक है, ठीक है, तो आप तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए हेलमेट, हेलमेट, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकिए मैं चेंज कर लेता हूँ। हेलमेट, हेलमेट की बात हो रही, कितने हेलमेट है यहाँ पर? हेलमेट है एक, हेलमेट है एक। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस प्लस एस तो हिसिंग साउंड दे रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है? सिंगल प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक हेलमेट की बात हो रही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसे इससे कर देता हूँ, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है? ऑफिसर तो हो नहीं सकता, और सिंगुलर है, एक हेलमेट है, तो ऑफिसर एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम इसको बना सकते हैं, ठीक है? ये हमारा सही आंसर होगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 एज राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया, तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिख रही होंगी, बताइए कौन सा करेक्ट है, विच इज करेक्ट इन दीज काइंड ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो देखिए आप क्या कहेंगे, योर प्लस एपोस्ट्रोफी एस फ्रेंडली, ये भी ठीक हो सकता है। योर्स एपोस्ट्रोफी एस, योर्स एपोस्ट्रोफी फ्रेंडली, ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो योर्स है, ये योर लास्ट वन तीसरा, योर्स एपोस्ट्रोफी एस फ्रेंडली, यानी यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये हिसिंग साउंड देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्या देखने को मिल रहा है? ये हिसिंग साउंड देखने को मिल रहा है, हिसिंग, हिसिंग साउंड देखने को मिल रहा है, ठीक है? सही से लिख देता हूँ, वेट करेंगे। HISSING, हिसिंग, ठीक है? हिसिंग साउंड देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे थर्ड वाला गलत है, बाकी दो राइट है। मैं कहूंगा आप अब भी गलत है, ठीक है? आप अब भी गलत है। मैं कहा कि ये सारे गलत हैं, मैं कह रहा हूँ ये सारे गलत हैं, मैं रीजन भी दूंगा। योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली फैमिली, ठीक है, जो भी है, योर्स फ्रेंडली, ये सब गलत है। रीजन देखिए, रीजन देखिए, योर का मतलब क्या होता है? योर का मतलब होता है आपका, क्या होता है? क्या होता है? आपका, ठीक है? योर का मतलब होता है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? पीछे पड़ गया है का, आपका का, आपका का, यानी आप देखेंगे का और का दो बार आ गया, तो सुपरफ्लोज हुआ, यानी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है गलत है, सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है? सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है? सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत है, यानी जो हमने ये देखा ये अपने आप में क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? और जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, क्योंकि हम एपोस्ट्रोफी एस ही पोजीशन को दिखाने के लिए लगाते हैं, ठीक है? तो ये पॉजिटिव वर्ड है। तो मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव वर्ड की लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है? पॉजिटिव वर्ड की लिस्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है?
मैं इसकी लिस्ट बनाया था। तो जैसे मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, पॉजेसिव वर्ड्स, ठीक है, पॉजेसिव वर्ड्स। तो पॉजेसिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हम यहाँ देख लेते हैं। माई, आर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। व्हाट हैपन देयर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने कुछ पॉजेसिव वर्ड्स लिखे, पॉजेसिव वर्ड्स माई, आर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। तो देखिए ना तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते और ना ही खाली एपोस्ट्रोफी का यूज करते, ठीक है। तो इनका यूज नहीं करते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने आप में पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं, इनके इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं किया था। रीजन दिया मैंने, क्योंकि हम एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी कब यूज करते हैं, कब जब हम पोजेशन बताते हैं, और अभी हम पोजेशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम पोजेशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम पोजेशन नहीं बता रहे, इसलिए क्योंकि ये पॉजेसिव वर्ड है और पॉजेसिव वर्ड के साथ हम पोजेशन बताएंगे तो बताओ सुपरफ्लोज होगा नहीं होगा, तो सुपरफ्लोज होगा। तो वही बात है, हम यहाँ पे इसलिए सुपरफ्लोज नहीं करेंगे। इंग्लिश में सुपरफ्लोज ही एक हमारे दिक्कत का यानी हमारे कम नंबर का कारण बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और रह रही हैं इस क्लास की, वो देखते हैं। तो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है इट्स और इट्स, इट एपोस्ट्रोफी एस और इट्स, दोनों में समझते हैं अंतर क्या है। देखो इट्स, इट एपोस्ट्रोफी एस की मैं बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्सपेंशन है, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है यानी संकुचन, यानी किसी चीज को, कोई चीज बहुत बड़ी है उसको प्रेस करते करते प्रेस करते करते आप प्रेस करते रहो तो क्या हो जाएगा, उसको संकुचन हो जाएगा यानी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये ऐसी फॉर्म है जिससे हमने एक बड़ी फॉर्म को छोटा बना दिया, जैसे इसके एक्सपेंशंस क्या हो सकते हैं, इट इज, इट वाज, इट हैज, ठीक है, ये इसके एक्सपेंशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इट्स की, तो इट्स हमें बताता है पोजेशन, इट्स हमें बताता है पोजेशन। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल है हमारे पास, देखते हैं, ठीक, हाँ, इससे रिलेटेड कुछ सवाल है वो देखते हैं। द ड्रेस इज कॉस्टली फॉर डैश एम्ब्रॉयडरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का मीनिंग मतलब क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई। अब कढ़ाई मतलब वो नहीं जिसपे आप खाना पकाते हो, कढ़ाई जब आपने किसी भी कोई कपड़ा देखो, कपड़े ऊपर कोई चित्र वगैरह बने होते हैं, ठीक है, वो कढ़ाई होती है, मोतियों से, धागों से, ठीक है, उससे बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, कढ़ाई कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कढ़ाई, ठीक है, डिजाइनिंग जिसे कहते हैं आप किसी भी कपड़े की, ठीक है। तो देखिए ये उसके द ड्रेस इज कॉस्टली फॉर एम्ब्रॉयडरी, यानी एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, कढ़ाई पर पोजेशन बता, जो इस ड्रेस का जो पोजेशन है वो इस एम्ब्रॉयडरी पर है। तो यहाँ पे पता चला पोजेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पोजेशन यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे, वेट करेंगे, मैं ये कौन सा दिस यूज करते हैं, इट्स, क्या यूज करेंगे, इट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, डैश माई ड्यूटी टू सर्व यू, डैश माई ड्यूटी टू सर्व यू, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे यूज करने, सॉरी एक्सपेंशन फॉर्म यूज करनी है, जैसे इट इज माई, ये मेरी ड्यूटी है टू सर्व यू, तुम्हें सर्व करूं, ठीक है। सो इट इज, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इट एपोस्ट्रोफी एस, इट इज माई, इट्स माई ड्यूटी टू सर्व यू। नेक्स्ट है आई नो, आई नो, आई नो मैं इसकी कीमत, आई नो डैश वर्थ, यानी मैं इसकी कीमत जानता हूँ, यानी इसकी कीमत जानता हूँ, यानी वर्थ पर पोजेशन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इट्स का, ठीक है, किसका यूज करेंगे, इट्स का। तो बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, मेरे कमेंट सेक्शन के साथ क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे, अपना डाउट लिखेंगे, मैं आपके डाउट का आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम एक बात पढ़ने वाले हैं
जिसे नाम से जानते हैं हम कॉमन पोजेशन वर्सेस स्प्लिट पोजेशन। कॉमन पोजेशन वर्सेस स्प्लिट पोजेशन। कॉमन पोजेशन वर्सेस स्प्लिट पोजेशन यानी यहाँ पर आपको घमासान युद्ध देखने को मिलेगा। घमासान युद्ध कैसा, यानी एक जगह एक तरफ है कॉमन पोजेशन, एक तरफ है स्प्लिट पोजेशन, दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों से कोई नहीं जीतेगा, दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं, दोनों के अपने अपने नियम है, तो ये दोनों अपने अपने एरिया में शासन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कॉमन पोजेशन को। कॉमन पोजेशन क्या है? कॉमन पोजेशन में क्या होता है कि नाउन वन एंड नाउन टू कॉमन होते हैं, यानी उनका जो पोजेशन होता है किसी पे वो कॉमन होता है, तो इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस नाउन टू के साथ लगाते हैं। और ये जो पोजेशन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है स्प्लिट पोजेशन, यानी यहाँ पर जो पोजेशन होगा नाउन वन और नाउन टू का वो अलग अलग होगा। ये नाउन टू का पोजीशन अलग है, नाउन वन का पोजीशन अलग है, और इन ये जो हमारा पोजीशन है प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो बात समझ में आई? लेकिन हम इसे पढ़ तो लिया, हमने इसे पढ़ तो लिया, लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं, अभी भी गलती ये कर रहे हैं, हम इस पे जब तक सवाल नहीं लगाएंगे जब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे। तो हमें इस पे सवाल लगाने पड़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन पोजीशन एंड स्प्लिट पोजीशन आप समझ चुके होंगे, लेकिन जब तक मैं इस पे सवाल नहीं लगवा दूंगा आपको छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, बताओ इसमें क्या लगाओगे? राम्स एंड श्याम्स एपोस्ट्रोफी एस दोनों के पास है, दोनों के पास है, यानी स्प्लिट पोजीशन है, यानी स्प्लिट पोजीशन है। ठीक है, स्प्लिट पोजीशन है, तो स्प्लिट पोजीशन में हमें कैसा नाउन चाहिए होता है? हमें स्प्लिट पोजीशन में हमें कैसा पोजीशन चाहिए होगा? या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, तो लिखा हुआ है ना प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब यहाँ पे सिंगुलर ही होता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सिंगुलर होता है, पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, तो साफ दिख रहा है स्प्लिट पोजीशन बता रहा है। तो स्प्लिट पोजीशन जो बताता है, तो उसके अंदर जब हम पोजीशन की बात करते हैं हमारा पोजीशन कैसा होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, तो फ्रेंड्स इज राइट। ठीक है, फ्रेंड्स इज राइट। नेक्स्ट, राम एंड श्याम्स फ्रेंड्स और फ्रेंड, बताओ कौन सा होगा? आपके पास 3 सेकंड है, करिए। आई होप आपने ट्राई करा होगा। ठीक है, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बना भी लिया हो, क्योंकि आपने इसका नियम समझ लिया है। तो देखिए, राम नाउन वन है, श्याम नाउन टू है, और नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, यानी कॉमन पोजीशन, यानी जो दोस्त हैं अलग अलग है, राम और श्याम के जो दोस्त है वो अलग अलग है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रेंड का भी और फ्रेंड्स दोनों के अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों के सेम भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकता है। तो ऊपर वाला कॉमन है, तो इसलिए हमने ऊपर फ्रेंड्स यूज करा, और यहाँ पर हमारा वो है कॉमन पोजीशन है, तो हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करा। और हम प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको पीछे बता रखा है। देखिए, सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ आर राइट। ऊपर वाले सेंटेंस की मैं बात करूं, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड एंड फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों का स्प्लिट पोजीशन, दोनों के फ्रेंड अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करा। नेक्स्ट है दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग, आपको बस 3 सेकंड है, सॉल्व करेंगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा और ठीक भी करा होगा, नहीं करा होगा तो एक बार चेक कर लेंगे। और ठीक है, मैं बता रहा हूँ दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग, देखो वेडिंग, वेडिंग यानी शादी, दीपिका की शादी, दीपिका की शादी रणवीर से हुई, दीपिका की अलग रणवीर की अलग अलग शादी थोड़ी है, दीपिका की शादी रणवीर से हुई है। ठीक है, ठीक है, वेडिंग हुई है। अब दोनों का जो वेडिंग है वो एक कॉमन ही तो है, अब दोनों अलग अलग शादी करके तो साथ में रहेंगे नहीं, एक साथ शादी करेंगे तभी तो एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नाउन टू के साथ लगना चाहिए, यानी यहाँ पर ये इस एपोस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सेकंड करे सॉल्व। रिया एंड मोहन, एपोस्ट्रोफी एस है, तो रिया एंड मोहन लाइफ, तो लाइफ की मैं बात करूं, लाइफ क्या है? लाइफ है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो देखिए जो लाइफ है रिया और मोहन की ये कॉमन हो सकती है, रिया और मोहन की लाइफ कॉमन हो सकती है। मैं ये रिया और मोहन को छोड़ देता हूँ, आपकी और मेरी लाइफ क्या कॉमन है? कहोगे जी नहीं, सबकी जिंदगी अलग अलग है, ठीक है। जब अलग अलग है यानी स्प्लिट पोजेशन, लाइफ पर पोजेशन सबका अलग अलग होता है, यानी यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? स्प्लिट पोजेशन का लिए लगेगा। तो मोहन के साथ एपोस्ट्रोफी एस सही है, हमें रिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीता एंड प्रीतिज हस्बैंड, गीता एंड प्रीतिज हस्बैंड, प्रीतिज और गीता, गीता और प्रीति दोनों के हस्बैंड सेम हो सकते हैं क्या? कॉमन हो सकते हैं? यानी एक पति और एक पति की दो पत्नी, ऐसी हो सकता है कि कभी? जी नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता, ठीक है। अब पहले प्राचीन काल में होता था लेकिन अब नहीं हो सकता, ठीक है, अब नहीं हो सकता। यानी गीता और प्रीति के हस्बैंड जो है, पति जो है वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस गीता के साथ भी लगाएंगे, प्रीति के साथ भी लगाएंगे और हस्बैंड के साथ एस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन की जरूरत होगी, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन की जरूरत होगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, 3 क्वेश्चन और देखते हैं। राहुल एंड केशव वेडिंग, राहुल एंड केशव वेडिंग। अब देखो राहुल की केशव की जो शादी है वो अलग अलग, सॉरी कॉमन तो ही, क्योंकि लड़के की लड़के से शादी नहीं हो सकती, ठीक है। हालांकि देखो नहीं हो सकती है लेकिन आज ये लीगल है कि कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राहुल एंड केशव वेडिंग, ठीक है। तो राहुल की केशव के साथ शादी हो सकती है या दोनों की कॉमन शादी हो सकती है? जो नहीं, नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी राहुल और केशव की दोनों की अलग अलग शादी होगी, उनकी अलग अलग पत्नियां होंगी। तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे हम राहुल के साथ भी, तब जाके हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बनेगा राहुल एंड केशव वेडिंग, ठीक है, राहुल एंड केशव वेडिंग पूरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियाज एंड पाकिस्तान एलओसी, इंडिया और पाकिस्तान की जो एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या अलग अलग है? अगर आपके और मेरे बीच एक लाइन खींची जाए तो क्या दोनों की अलग अलग लाइन होगी? दोनों की एक ही लाइन होगी ना, दोनों की एक ही लाइन होगी। ऐसे ही जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इंडिया और पाकिस्तान की एक ही तो है, यानी हमें इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा पूरा करेक्ट हो गया, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान एलओसी। नेक्स्ट है इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर, कल्चर लोगों का होता है। अब इंडिया और चाइना के लोग क्या सेम है, कॉमन है? जी नहीं, अलग अलग है। तो इंडिया के लोगों का कल्चर चाइना के लोगों का कल्चर अलग अलग होगा? जी बिल्कुल अलग अलग होगा, अलग अलग होगा नहीं होगा। तो इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, नो एरर, ठीक है, नो एरर, ठीक है, क्या कहेंगे, नो एरर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरा देखा, ठीक है, तो हमने ये सब चीजें देखी और आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे की नेक्स्ट क्लास में आपके सामने मैं आपके साथ अपलोड करूंगा, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं और एक बार मेरे कहने से आप क्या करेंगे, रिवीजन लगाएंगे। आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पहले शुरुआत का लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और जो हमने सोचा है वो, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स, जो हमने एम जो हमारा एम है, हम उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को भेज सकते हैं और मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अगर लेकिन आपको सबसे पहले उससे पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे अंदर ये सपना आ जाए या मेरे अंदर ये अपने आप में एक शक्ति जागृत हो जाए कि आपको डाउट है ये मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और वो हम कर भी नहीं रहे, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें मैं आपके साथ करूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और भी बाकी लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अंदर से जो उत्सुकता होगी वो और बढ़ेगी और मैं और अच्छी तरीके से आपके लिए कंटेंट को क्रिएट करने में अपने टाइम यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बातें आपसे होंगी नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों और अपना ख्याल रखिएगा, चलिए, थैंक यू।